श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे 10 दोषों पर। विवाह में जो 10 दोष माने गए हैं वो क्या, क्यों, कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया था कि ये लतादि 10 दोष क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दें। तो आज इसलिए मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। विवाह में 21 दोष वर्जित हैं, परंतु 21 दोषों को वर्जित करेंगे तो शायद वर्ष में 1 या 2 विवाह मुहूर्त मिलेंगे। इससे उन सब दोषों को नज़रअंदाज करते हुए जो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण थे 10 दोष, उनको ही विवाह में ग्राह्य किया गया है। उनमें से भी कुछ दोष ऐसे हैं जो महत्व के नहीं हैं, उनको विवाह में लिया जा सकता है। अब देखें आप 10 दोष कौन कौन से हैं। नंबर 1 लता, नंबर 2 पात, नंबर 3 युति, नंबर 4 वेद, जामित्र, बुधपंचक, एकारगल, उपग्रह, क्रांति साम्य, दग्धा तिथि, दग्धा तिथि। लता दोष का अर्थ है कोई ग्रह सामने लात मारता है और कोई ग्रह पीछे लात मारता है। अर्थात वो मुहूर्त शास्त्र में ही लिखा है कि बुध इतने नक्षत्र आगे लात मारता है और जो ग्रह आगे लता मारेगा वो पीछे नहीं मारेगा और जो पीछे मारेगा वो आगे नहीं मारेगा। एक तरफ एक नक्षत्र को लात मारता है। तो अश्विनी नक्षत्र पर स्थित 15वें नक्षत्र को आगे लात मारता है, तो अश्विनी से 15वां आगे गिनेंगे, और अश्विनी पर स्थित बुध पीछे 15वें नक्षत्र को लात मारता है तो उल्टा 15वां नक्षत्र गिनेंगे। तो ऐसे ये ग्रह किसी नक्षत्र पर स्थित होकर उस विवाह नक्षत्र को लात मारते हैं, और लात मारते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग हानियां उत्पन्न करते हैं। ये ग्रह क्या हानि करेंगे लात मारकर, उसका मैं आपको विस्तार से बताता हूं। श्री भादव माता पंचांग में लिखा है, सूर्य की लता संपत्ति की हानिकारक है, चंद्र की लता त्रासदायक है, मंगल की लता मृत्युकारक है, बुध की क्लेशकारक है, गुरु की लता बंधु का नाशकारक है, शुक्र की लता हमेशा दुखकारक है, शनि की लता कुल का नाश करती हैं और राहु की लता विनाशकारक होती हैं। लता दोष का विचार मालव देश में होता है, दूसरी तरफ नहीं। मालव देश, आप ज्योतिष के जानकार हैं तो जानते ही हैं कि मालव देश कौन सा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा उज्जैन क्षेत्र के वगैरह आते हैं, ये उज्जैन, इंदौर वगैरह, रतलाम क्षेत्र, ये सब आप और विस्तार से इसको समझ लेंगे कि मालव क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है। तो इस क्षेत्र में ही ये लता दोष वर्जित हैं। अब इस लता दोष की देखिए ये टेबल दे दी गई है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पर लता दोष करता है। उसके नीचे ऊपर विवाह नक्षत्र हैं और नीचे जो है वो ग्रह नक्षत्र हैं। ये श्री भादव माता पंचांग में आपको इसका विग्रह मिलेगा। श्री भादव माता पंचांग
संवत 2077 का आप देख सकते हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता लगे तो सशुल्क आप मंगवा भी सकते हैं। कुछ विद्वान ये चाहते हैं कि मैं इनकी फोटोकॉपियाँ भेज दूं, तो फिर मुझे इस पंचांग को छपवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर मुझे इस YouTube पे भी ये बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको फोटोकॉपियाँ कर करके न ईमेल करता रहूं तो मेरा समय कितना वेस्टेज जाएगा, और इससे मुझे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि फिर मेरा पंचांग कोई खरीदेगा क्यों? जब उनको फोटोकॉपियाँ ही उपलब्ध हो रही है तो कोई खरीदने वाला नहीं है। और मेरी एक सलाह है आपको कि किसी भी पुस्तक की फोटोकॉपी, किसी भी पंचांग की फोटोकॉपी, किसी भी पंचांग या पुस्तक की PDF, किसी भी पंचांग पुस्तक की कोई भी किसी प्रकार की कॉपी की बजाय अगर आप उसको छपी हुई को खरीदेंगे, हाँ अगर वो दुर्लभ हो चुकी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि आप छपी हुई पुस्तक खरीदेंगे तो आप देखिए कि नया ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे क्यों, फोटोकॉपी में भी वही चीज़ है। आपने फोटोकॉपी खरीद ली और लेखक की पुस्तकें नहीं बिकी तो वो अगली पुस्तक लिखने की हिम्मत नहीं करेगा, तो वो उसके पास जो ज्ञान है वो उसके साथ चला जाएगा, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। इससे अच्छा है कि किसी लेखक की पुस्तकें खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो उसके पास जो ज्ञान है वो अगली पुस्तक और लिखेगा। मेरी ही कंडीशन देखिए, मैंने 5 पुस्तकें लिखी, एक तो पंचांग है, एक भविष्य फल मार्तंड है, ये तो हर वर्ष बनाता हूँ मैं, पर जो बाकी पुस्तकें हैं विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, अगर आप इन पुस्तकों को नहीं खरीदेंगे तो मैं अगली पुस्तक बनाकर और छपवा कर घर में रद्दी इकट्ठी क्यों करूँगा? और आप कहेंगे नहीं आप तो बना के न इस पे डाल दो, मेल पे डाल दो, या कैसे भी ई-बुक बना डालो, तो मुझे क्या फ़ायदा है उससे? मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं अगली पुस्तक लिख नहीं रहा हूँ। नहीं तो मेरी योजना में है कि पंचांग बनाकर देखना, अर्थात आप पंचांग बनाकर देख सकते हैं, ऐसी पुस्तक बनाने की भी मेरी योजना है। और भी कई पुस्तकें मेरे मस्तिष्क में हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पर मेरी इन पुस्तकों की फोटोकॉपी चलने लग गई तो फिर मैं दूसरी नहीं लिखूंगा। ये जो पढ़ी वो रद्दी में चली जाएगी और अगला ज्ञान है वो मेरे साथ चला जाएगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि किसी भी लेखक की, मेरी मत खरीदो, पर किसी भी लेखक की फोटोकॉपी लेने की बजाय उसकी मूल प्रति अगर बाजार में उपलब्ध हैं, कहीं भी, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो या अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध हो, तो उसकी मूल प्रति जो प्रिंटेड है वही मंगाने की कोशिश करें, ताकि उनके पास जो ज्ञान है वो और नया अपने को मिल सके। अगली बात पर आते हैं। लता दोष आपके समझ में आ ही चुका होगा कि वो कोई ग्रह उस नक्षत्र को लात मारता है तो उसमें जब विवाह करेंगे तो वो इस प्रकार की हानि करेगा। अब आते हैं पात दोष। पात दोष, इसमें भुजंग पात वर्जित हैं, बाकी सामान्य पात, लोहे के फर वाले पात ने ऐसे भी कहते हैं, जो कि एक नुकसानदायक कहलाते हैं। और पात दोष में भुजंग पात वर्जित है, बाकी पात दोष में विवाह किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस भुजंग पात को मृत्युपात भी कह सकते हैं, मृत्युपात या भुजंग पात। तो इसकी भी मैंने टेबल बना रखी है। मतलब अगर भुजंग पात है तो उसमें विवाह नहीं होगा। अब देखिए, ये पात दोष की भी सारणी मैंने दी है बना के, जहाँ ब्लैक कलर के जो डिब्बे उनमें जो अक्षर लिखे, नक्षत्र लिखे हैं, उसमें आप विवाह ना करें, ये विवाह में वर्जित हैं। उसके बाद अगले पे आते हैं कि युति दोष। युति दोष का अर्थ है कि जिस नक्षत्र में विवाह हो रहा है उसी नक्षत्र पर यदि कोई पापग्रह हैं तो उसमें विवाह नहीं होगा। परंतु इस युति दोष का परिहार भी है।
देखिए श्री भादव माता पंचांग में ही ये लिखा हुआ है, चंद्र यदि वृषभ मिथुन कर्क सिंह व कन्या वर्गोत्तम शुभ युत तथा चंद्र तथा पाप ग्रह एक नक्षत्र व भिन्न भिन्न राशि पर हो तो युति दोष का परिहार हो जाता है। एक ही नक्षत्र में पाप ग्रह और चंद्रमा है परंतु राशि अलग अलग हो जाती हैं। अब आप कहेंगे राशि कैसे अलग होगी, तो मृगशिरा नक्षत्र के का विवाह है और चंद्रमा हमारा वृषभ का है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र की दो राशि बनती, 2 चरण की वृषभ और 2 चरण की मिथुन। तो चंद्रमा वृषभ का है और पाप ग्रह मिथुन राशि पर हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह किया जा सकता है, उसका परिहार बनता है। तो परिहार के बाद हम विवाह कर सकते हैं, परंतु जिस नक्षत्र में हम विवाह करना चाहते हैं उसी पर कोई पाप ग्रह है तो वो हानिकारक है और इसमें शुक्र की युति विशेष रूप से वर्जित की गई है। वेद दोष, इससे पहले वाले वीडियो में मैं पंचशलाका वेद चक्र में इस वेद दोष को बता चुका हूँ। अर्थात वेद दोष का अर्थ है कि यहाँ कोई ग्रह बैठा है, वो इस नक्षत्र का वेद कर रहा है, अर्थात उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें विवाह नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मेरा पंचशलाका वेद वाला वीडियो देखें, उसमें आपको वेद दोष आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वेद दोष भी अगर पाप ग्रह का वेद है तो उसमें विवाह नहीं हो सकेगा। एक बहुत ही व्यवस्थित पंचांग में मंगल का पाद वेद अभाव लिख के और विवाह मुहूर्त दिया गया है, तो वो गलत है। पाप ग्रह का तो पाद वेद भी नहीं देखा जाता है। जामित्र दोष फिर आता है कि अगर विवाह नक्षत्र हैं और एक किसी नक्षत्र पर कोई ग्रह है तो वो जामित्र दोष उत्पन्न करता है और जामित्र दोष सामान्य माना गया है, इसका कहीं कोई विशेष प्रयोग नहीं है। अर्थात प्रयोग का अर्थ है कि अगर आप जामित्र दोष में विवाह कर लेते हैं तो कोई नुकसान आपका होने वाला नहीं है। ये जो है हमारी वेद दोष की सारणी है, ये है जामित्र दोष की सारणी है, ये बनी बनाई दे रखी हैं। इसके बाद बाण दोष आता है। बाण दोष अर्थात पंचक, पंचक अर्थात वो धनिष्ठा से रेवती वाले पंचक नहीं, यहाँ पर जो है हमारे सूर्य के गतांश, अर्थात प्रत्येक राशि पर सूर्य के अंश होते हैं, उसमें जो गतांश होता है उसके ऊपर ये पंचक बनते हैं, परंतु विवाह में सिर्फ मृत्यु पंचक वर्जित हैं। अब मृत्यु पंचक कब बनेंगे, जब सूर्य के गतांश 1, 10, 19, 28 ये अगर गतांश आपके विवाह के समय है तो वहां मृत्यु पंचक बनेगा और मृत्यु पंचक विवाह में वर्जित हैं। मृत्यु पंचक ये विवाह में सर्वथा त्याज्य हैं, इसमें विवाह होता ही नहीं है। यदि कोई पंचांग करता इस प्रकार का मुहूर्त देता है तो आप उनको स्पष्ट रूप से लिख कर भेजिए कि आपने ये मुहूर्त गलत दिया है, इसमें विवाह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ ही चुका होगा। ये 5 प्रकार के होते हैं, मृत्यु पंचक, अग्नि पंचक गृह प्रवेश में वर्जित हैं, ग्रह आरंभ में वर्जित हैं, राज पंचक नौकरी में वर्जित हैं, चोर पंचक हमारे यात्रा में वर्जित हैं, रोग पंचक व्रत बंद करने में वर्जित हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के पंचक आते हैं। हमारा तो विवाह का विचार कर रहे हैं, इसलिए बुध पंचक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है एकार्गल। एकार्गल दोष जो है उसका विचार कश्मीर देश में किया जाता है, अर्थात विवाह में एकार्गल दोष है तो कश्मीर में विवाह नहीं किया जा सकता है। एकार्गल दोष की भी सारणी दी है कि अगर आपका विवाह नक्षत्र है और उसके नीचे जो नक्षत्र दिए हैं उन पर अगर कोई आपका ग्रह बैठा है तो वो एकार्गल दोष उत्पन्न करेगा, परंतु उसी कंडीशन में उत्पन्न करेगा जब विवाह के समय विषकुंभ, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, परिग ये योग अगर हैं
तो एकार्गल दोष होगा, अन्यथा वो नीचे के नक्षत्रों पर ग्रह होने के बाद भी एकार्गल दोष नहीं होगा। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, इसके होते हुए भी विवाह किया जा सकता है। अब आता है उपग्रह दोष। उपग्रह दोष कुरु व वाल्लिक देश में वर्जित हैं। ये भी उपग्रह दोष हमारा उसी टाइप की टेबल है जैसी की टेबल उसमें दी है। किसमें? हमारे एकार्गल दोष में। ऊपर विवाह नक्षत्र हैं, नीचे ये सूर्य के नक्षत्र हैं। अगर इन नक्षत्रों पर सूर्य हैं, इसमें दूसरे ग्रह नहीं देखे जाते हैं। एकार्गल में भी सिर्फ सूर्य को ही देखा जाता है, अर्थात ऊपर का विवाह नक्षत्र है और नीचे के नक्षत्र पर सूर्य विद्यमान है। ऐसे ही ऊपर के विवाह नक्षत्र हैं और नीचे के नक्षत्रों पर अगर सूर्य हैं तो ही एकार्गल दोष भी होगा और उपग्रह दोष भी होगा। एकार्गल हैं तो उसके लिए ऊपर वाले योग मैंने बताए वो होना चाहिए। ऐसे ही उपग्रह दोष में भी नीचे वाले नक्षत्रों पर अगर सूर्य विद्यमान है तो वो उपग्रह दोष हो जाएगा। उपग्रह दोष में एक बात ध्यान रखें, पहले मैंने एकार्गल दोष में भी दूसरे ग्रह का नाम ले लिया था, उसको सुधार कर देखें। मैं अक्सर वीडियो में दूरी बात कर जाता हूँ कहीं कहीं, क्योंकि आप भी उस पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो एकार्गल दोष में सूर्य का विचार करते हैं, उपग्रह दोष में भी सूर्य का ही विचार करते हैं। ऐसे ही पात दोष में भी ध्यान रखें कि उसमें भी सिर्फ सूर्य को देखा जाता है। अब देखें क्रांति साम्य दोष। क्रांति साम्य जो है सूर्य और चंद्र दोनों की क्रांति जिस समय समान हो जाती है उसे क्रांति साम्य दोष कहते हैं। हम जो टेबल के अनुसार जो क्रांति साम्य निकालते हैं वो स्थूल क्रांति साम्य है। क्रांति साम्य महापात गणित से निकलता है और बिना महापात गणित के क्रांति साम्य नहीं निकल सकता है। यदि आप सीधे ढंग से निकालना चाहें तो सूर्य की क्रांति निकालें विवाह के समय, चंद्र की क्रांति निकालें, और यदि दोनों क्रांति समान हैं तो उसमें क्रांति साम्य दोष बनेगा, और यदि क्रांति समान नहीं है तो क्रांति साम्य दोष नहीं बनेगा। यदि गणितागत क्रांति साम्य आता हो तो उसमें विवाह किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। क्रांति साम्य दोष ऊपर से ही बता देता हूं मैं। लता दोष सामान्य वे में मालव में वर्जित है। पाप ग्रह की युति सर्वत्र वर्जित है। पाप ग्रह का वेद दोष सर्वत्र वर्जित है। मृत्यु पंचक सर्वत्र वर्जित है। क्रांति साम्य दोष गणित से प्राप्त होता है वो सर्वत्र वर्जित है। इसके बाद केंद्र और त्रिकोण में अगर कोई शुभ ग्रह हैं तो दग्धा तिथि दोष का परिहार हो जाता है। वहाँ दग्धा तिथि दोष समाप्त होने से इसमें भी विवाह किया जा सकता है। अब दग्धा तिथि क्या है? अर्थात हमारी संक्रांति के अनुसार एक एक तिथि उस संक्रांति में दग्ध संज्ञक है। दग्ध अर्थात जली हुई है, और जो जला हुआ है उसमें कार्य करेंगे तो वो नुकसानदायक रहेगा। इसलिए दग्धा तिथि भी शुभ कार्य में वर्जित है, परंतु उस समय विवाह लग्न में अगर केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो दग्धा तिथि दोष का परिहार हो जाता है। इसका भी मैंने क्रांति साम्य स्थूल क्रांति साम्य का ये चक्र दे रखा है। इस चक्र से हम स्थूल क्रांति साम्य दोष पर विचार कर सकते हैं। इधर मैंने जो दिया है वो ये देखें आप, दग्धा तिथि का चक्र भी दे रखा है जिसमें मेष संक्रांति में 6 तिथि दग्ध हैं। अर्थात मेष संक्रांति में कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, गणितागत अगर छठ तिथि आती हो तो उसमें शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात विवाह नहीं किया जा सकता है। अब विचार करते हैं कि रेखा का विग्रह किस प्रकार से किया जाए। अब देखिए जिस प्रकार से ये क्रम है वैसे ही रेखाएं होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये रेखा 10 हो गई, तो अगर यहाँ
कुछ भी नहीं है तो ये रेखा 10 के लग्न होंगे, अर्थात इनमें से कोई दोष नहीं है। अगर हमारा यहाँ पर रेखा नहीं है और अवग्रह है, अवग्रह है तो अब देखिए रेखा 9 रह गई, तो यहाँ लिखेंगे रेखा 9, और अब हम कहेंगे कि ये क्या है, तो ये अवग्रह है, संस्कृत का अ, और संस्कृत का अ जहां है वो दोष है, वो दोष है अर्थात पहले स्थान पर है तो हमारा लता दोष है। अब यदि ये यहां नहीं है, या इसको यहां भी रख देते हैं और यहां भी अवग्रह लगा देते हैं, तो अब देखिए आप रेखा 8 के लग्न बन जाते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और अवग्रह है लात पात युति वेद जामित्र बुध पंचक। अब बुध पंचक में अगर मृत्यु पंचक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें विवाह किया जा सकता है। उसके बाद हम एक और मिटा देते हैं, एक अवग्रह और लगा देते हैं, तब ऐसी स्थिति में 3 अवग्रह हो गए अर्थात 7 रेखा का लग्न बन जाता है। तो लात पात युति, अगर उसी नक्षत्र पर शुभ ग्रह हैं तो युति दोष का कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब हम एक रेखा और मिटा देते हैं, यहां लगा देते हैं अवग्रह, तो हमारे पास दोष 4 हो जाते हैं, तो रेखा 6 हो जाते हैं। लात पात युति, एक तो लात दोष है, एक युति दोष है, एक बुध पंचक, एक उपग्रह दोष है। लात पात युति वेद जामित्र बुध पंचक एकार्गल और उपग्रह, अर्थात ये 4 दोष बन गए। रेखा 6 के लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह को त्याग देना चाहिए, क्योंकि रेखा 6 बहुत कम पड़ती है। अगर इसकी जगह 7 रेखा हो तो वो ज़्यादा शुभ हैं, और 7 रेखा की बजाय 8 रेखा हो तो वो और ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। अब कुछ कहते हैं, एक बालोतरा से एक विद्वान पंडित जी का अक्सर फोन आता रहता है कि पंडित जी आप 8 रेखा के लग्न मत दिया करो। अब 8 रेखा कैसे बन रही, देखो ये 2 अवग्रह हटा दिए, 2 रेखा लगा दी मैंने, 2 रेखा लगा दी तो ये 8 रेखा का लग्न बन गया। अरे भाई 7 रेखा की बजाय 8 रेखा का लग्न तो और श्रेष्ठ है ना, आप वो 8 के अंक को क्यों देख रहे हो। तो अब वो बालोतरा वाले पंडित जी कहते हैं कि नहीं पंडित जी आप ऐसा करो, 8 और काट होता है वो, हमारे इधर कहते हैं कि 8 और काट के लग्न नहीं देना। तो भाई 7 रेखा में 3 दोष है और 8 रेखा में 2 ही दोष है। वो कहते हैं नहीं आप तो बदल दो। मैंने कहा एक काम करो, आप मेरे को एक पत्र लिखो और उसमें लिखो कि चूंकि यहां पर 8 रेखा के लग्न अच्छे नहीं माने गए हैं, तो आप 8 रेखा के लग्न आते हो तो उनको 9 रेखा के कर दो। वो हम कह रहे हैं इसलिए, तो कि नहीं मेरा नाम नहीं लिखना। भाई आपका नाम क्यों नहीं लिखेंगे जब आप शास्त्र का नियम बदलवा रहे हो। आप स्वयंभू हो गए कि हम 8 के आ रहे हैं तो 9 के कर देंगे, कैसे कर देंगे भाई। जब जो अगर कोई मेरे से प्रश्न करेगा कि पंडित जी यहाँ 8 रेखा के लग्न बन रहे हैं, आपने 9 रेखा के कैसे कर दिए, तो क्या उत्तर दूंगा मैं। तो आप उत्तर देना, तो नहीं 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 नाम तो आपको ही लगाओ पर रेखा 9 कर दो। मैंने कहा मेरे को ही मूर्ख समझा है आपने, जो मैं अनुत्तर होके ने फिर उनके सामने सिर झुका के खड़ा हो जाऊं। तो ऐसे लोग भी हमें सलाहकार मिलते हैं। तो हमें 7 रेखा की बजाय 8 रेखा अधिक अच्छी है और फिर 9 रेखा और अधिक अच्छी मानी गई हैं। तो आप ये रेखा का विग्रह समझ चुके होंगे कि रेखा कैसे विग्रह किया जाता है। जहां दोष पड़ जाता है उसका अवग्रह लगा देते हैं और जिसका दोष नहीं आया उसकी रेखा लगा देते हैं। बस इनको रेखा कहते हैं, इसको दोष कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे दोष आता है। ये ऐसे कैसे, माना लता दोष नहीं बना तो एक रेखा खींच देंगे, पाद दोष नहीं बना दूसरी रेखा खींच देंगे, युति दोष नहीं बना तो अगली रेखा खींच देंगे, वेद दोष नहीं बना तो उससे अगली रेखा खींच देंगे, और जो दोष बना उसका अवग्रह लगा देंगे। इस प्रकार ये आज का प्रकरण शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो। और दूसरी बात है कि लाइक करने में खड़ा अंगूठा है। आपका वीडियो चल रहा है और वहाँ उंगली लगाने में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे इससे कोई लाभ होना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पैसे तो ही देती है जब 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे उनका
वीडियो चलता हूँ एक वर्ष में 4000 घंटे चलना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो सब्सक्राइबर भी मेरे पास पर्याप्त हो चुके हैं और मेरे 4000 घंटे अभी नहीं हुए हैं। तो आपके इस लाइक से मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मेरे फ़र्क पड़ेगा आप वीडियो कितनी देर देखते हैं उससे। इसलिए इस लाइक को दबा दें तो मैं भी खुश रहूँगा कि यार मेरे लाइक इतने करने वाले हैं मेरे को। और हाँ, आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैंने गलत जानकारी दी है तो उल्टा लटका हुआ अंगूठा है, उसको दबा दें। वीडियो चल ही रहा और इस पर उंगली लगाना है। अब आप वीडियो देख ही रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे इनके वीडियो देखते रहना चाहिए, तो लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ये वीडियो चलता है और यहाँ लिखा आता है सब्सक्राइब, लाल कलर के अक्षर में है, बस उसको दबाना है। आपका कुछ भी नहीं चाह रहा है। वो दबाने के बाद एक घंटी उभर कर आएगी ऊपर, उसको और दबा दो, तो जब भी वीडियो डालूंगा आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, नीमच, मध्य प्रदेश। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।